हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपना फिजिक्स का अगला चैप्टर न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। जैसा कि आपसे मैंने बोल रखा है कि हम अपनी फिजिक्स को एक नए चैप्टर से पढ़ रहे हैं और एक एक करके सारे चैप्टरों को क्लियरली पढ़ते जाएँ। तो दोस्तों, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर और लाइक करें, ताकि आपके द्वारा किया गया ये कार्य मुझे कुछ मदद दे सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के अपने चैप्टर न्यूटन की गति के नियम। दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा ये है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है। आपको पता होगा, न्यूटन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूटन ने ज़्यादातर लॉ और ज़्यादातर फिजिक्स के अंदर नियम वगैरह ये किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। जैसे कि न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सब ऐसे ज़्यादातर मैक्सिमम है ना, किसने बताए हैं? डिस्पर्जन के यानी बड़े विक्षेपण के बारे में न्यूटन ने बताया था। तो ऐसे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नियम हैं जिनको किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। इसीलिए न्यूटन को क्या कहा जाता है? भौतिकी के पिता यानी फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है? न्यूटन। न्यूटन ने अपने ये जो गति के नियम हैं, इन नियमों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसमें? उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था दिस इज फिलॉसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका। क्या नाम था दोस्तों? हिंदी में भी लिखा है दिस इज फिलॉसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। हालांकि आप लोगों ने कहीं कहीं भी प्रिंसिपिया लिखा हुआ देखा होगा, तो आप सिंपल सा प्रिंसिपिया याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बड़ा नाम है तो ज़रूरी नहीं है याद रखो पूरा, छोटा याद रख सकते जिससे आप आंसर तक पहुंच जाओ। तो दोस्तों, न्यूटन ने अपनी इस पुस्तक में गति के 3 नियम दिए थे। उन 3 नियम में सबसे पहला नियम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमाइन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज एट मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और यदि गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये न्यूटन ने किस व्यवस्था, किस नियम में बताया? अपने में पहले नियम में न्यूटन ने सिंपल सा कहा, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। ऐसा क्यों होता है कि जब वो रेस्ट में हो तो गति हो जाए और गति में हो तो रेस्ट में हो जाए? ये तब होता है जब हम कोई बाह्य बल उस पर आरोपित करें या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, जिस वजह से उसकी स्टेज या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई मान लो एक बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, क्या अपने आप वो इधर से उधर मूव कर सकती है? नहीं कर सकती। तो मतलब कैसी है? रेस्ट में है, मतलब विराम में। विराम में है तो जैसे ही हमने कोई उस पर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाह्य बल लगाया, वैसे ही वो वस्तु वैसे ही वो पुस्तक खिसक के एक दूसरी जगह पहुंच जाती है कि नहीं? या कोई टेबल ही ले लो, है ना, टेबल ले लो, फ्रिज ले लो, कुछ भी ले लो, देखा जाए तो निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी निर्जीव वस्तु होती हैं वो विराम में ही रहती हैं जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम समझते हैं गति। अगर कोई गति कर रहा है तो वो गति करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अच्छा सर, ऐसा है तो हम देखते हैं कि हम किसी फुटबॉल या किसी बॉल को किक मारते हैं तो बॉल तो कुछ समय बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? उस पर किसने फोर्स लगाया? वहाँ तो कोई था भी नहीं। तो दोस्तों, जब ऐसा केस बनता है कि कोई बॉल है, कोई फुटबॉल है, कोई साइकिल का टायर है या मोटरसाइकिल का टायर है, जब उसको हम फोर्स लगा के मोशन कराते हैं, गति कराते हैं, और कुछ समय बाद वह रुक जाता है,
तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। और जो कहाँ लगता है? हमेशा ज़मीन से, यानी सरफेस से, जिस वजह से वो क्या होती है? रुक जाती है। जब तक आपके द्वारा लगाया गया फोर्स घर्षण फोर्स से ज़्यादा रहेगा तब तक वस्तु गति में रहेगी। जैसे ही घर्षण फोर्स ज़्यादा होने लगा वैसे ही आपका फोर्स कम हो जाएगा। आपका फोर्स कम होगा, वस्तु रुकना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये गति में है तो गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी। ओके दोस्तों, अब नीचे समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन को रोकती है। क्या करती है? रोकती है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मोशन इट्स स्टे, यानी अगर कोई वस्तु विराम में है तो अगर उसका इनर्शिया ज़्यादा है तो वो उसको गति में होने से रोकेगी। अगर कोई गति में है, उसका जड़त्व ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है, तो वो रेस्ट में होने को रोकेगी, वो गति में ही रहेगी। यही कहता है इनर्शिया। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन को रोकती है। देखा जाए दोस्तों तो इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड होता है मास यानी कि द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम। ऐसे समझो, जैसे एक साइकिल और ट्रेन है। साइकिल और ट्रेन में किसका मास ज़्यादा होगा? सर साइकिल का कम है और ट्रेन का ज़्यादा है। तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। अब आप मुझे बताओ, अगर आप साइकिल पे फोर्स लगाओगे और ट्रेन पे फोर्स लगाओगे तो कौन खिसकेगा? साइकिल खिसकेगी कि ट्रेन खिसकेगी? सर साइकिल खिसकेगी, क्योंकि इसका मास कम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जड़त्व क्या करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन को रोकता है। हमने इस पर ट्रेन पे फोर्स लगाया, हम चाहते कि ट्रेन गति हो, लेकिन जड़त्व चाहेगा नहीं, ट्रेन गति में नहीं रहे, ट्रेन रेस्ट में ही रहे, यानी विराम में ही रहे। तो इनर्शिया आप समझ गए होगी कि वह अपनी स्थिति को रोकने की कोशिश करता है, यानी जिसका इनर्शिया ज़्यादा, मास ज़्यादा, उसका इनर्शिया ज़्यादा। जैसे कि 1 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का कॉइन, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? सर जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। 5 रुपये का मास ज़्यादा तो 5 रुपये का इनर्शिया भी ज़्यादा। इसको खिसकाने में ज़्यादा बल लगेगा, इसको खिसकाने में कम बल लगेगा। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप इनर्शिया को, इनर्शिया क्या होता है। अब दोस्तों देखिए, इनर्शिया भी कई प्रकार का होता है। जैसे हम बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। तो ये इनर्शिया के कुछ प्रकार हैं, जड़त्व के कुछ प्रकार हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो आइए इन जड़त्व को एक एक करके समझते हैं। अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति विराम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम के जड़त्व की, तो बॉडी इन स्टे ऑफ रेस्ट, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे एग्जांपल, पेड़ के हिलने पर फल या पत्ती का गिरना। अब पेड़ तो चाहता है कि हम मोशन करें, गति करें, लेकिन फल और पत्ती क्या चाहते हैं कि नहीं, हम तो भाई रेस्ट में ही रहेंगे, यानी विराम में ही रहेंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि पेड़ बार बार गति में होता है और पत्ती बार बार रेस्ट में आने चाहती है, पेड़ बार बार गति में होता है और फल बार बार रेस्ट में आना चाहता है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि दोनों अलग हो जाते हैं, और जब अलग हो जाते तो ज़मीन पे गिर जाते हैं। अब ज़मीन पे ही क्यों गिरते हैं तो हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? वाहन के अचानक चलने पर यात्री का पीछे झुक जाना। आपने देखा होगा सभी ने कि जब हम कहीं किसी भी वाहन में बैठे होते हैं और वाहन अचानक चलने लगते हैं तो क्या होता है? हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हमारे शरीर का वह हिस्सा जो वाहन से टच है वो तो रेस्ट में है। जैसे ही वाहन चला तो वो भी गति में हो गया, लेकिन जो टच नहीं है ऊपर का कमर के ऊपर का हिस्सा, तो वो तो भाई रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए हमें पीछे को क्या लगता है? धक्का लगता है, और जैसी गति में आ जाते हैं तो फिर हम आराम से बैठ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल, घोड़े के दौड़ने पर
सवार का पीछे गिरना। कोई घोड़ा दौड़ रहा है, अचानक दौड़ने लगे तो देखते अब पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कमर का नीचे का हिस्सा है जो घोड़े से टच है, छुपा हुआ है, वो तो गति में हो गया, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा वो गति में नहीं हो पाया। गति में नहीं हो पाया, उसने गति का विरोध किया। विरोध किया, जब भी आप किसी का विरोध करते हो तो क्या होगा? चोट तो लगनी है ना। तो कभी किसी का विरोध भी नहीं करना चाहिए। अगला हम समझते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी जड़त्व का गति। बॉडी इन स्टे ऑफ मोशन, जब वस्तु या जब पिंड गति में, जिसका पहला एग्जाम्पल है दोस्तों किसी वाहन के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना। जैसे आपने देखा होगा हम किसी वाहन में बैठे हुए हैं और वाहन अचानक से रुक जाए तो देखते हो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों होता है? वही कारण कि हमारा जो हिस्सा वाहन से छुपा हुआ था वो गति में था। जैसे वाहन गति में था, जैसे वाहन रेस्ट में हुआ वैसे वो भी रेस्ट में हो गया, लेकिन ऊपर का हिस्सा है वो रेस्ट में नहीं हो पाया। ठीक है दोस्त, इस वजह से क्या होता है? गति का विरोध होता है। अगला एग्जाम्पल है दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने से सवार का आगे गिर। पीछे हमने एग्जाम्पल देखा था जिसमें पीछे झुक रहे थे और इसमें आगे गिरना। ठीक है, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा ना, समझ लेना बस। लास्ट एग्जाम्पल है इसका, बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग की टक्कर पर अचानक चालक उछलता है। तो आपने देखा होगा हमसे सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है। क्यों? कि ताकि जब अचानक से अगर ब्रेक लगे तो हम आगे झुककर स्टीयरिंग से ना लगे ना और हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो ये हमारे गति के जड़त्व के 2 नियम थे। तीसरा नियम हम देखते हैं दोस्तों, दिशा का नियम, यानी जड़त्व की दिशा, यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि हम किसी सर्किल या कहीं पे साइकिल चलाते हैं या चलते हैं या घूमते हैं दौड़ते हैं तो देखो हम उसी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। मुड़ जाते हैं कि नहीं? वाहन के तीच मोड़ पर मुड़ता है तो चालक और झुक जाता है, झुकता है कि नहीं? बारिश से बचने के लिए छाते का भी प्रयोग करते हैं। देखो जिस डायरेक्शन में बारिश होती है उसी डायरेक्शन में हम छाता लगाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम बारिश किसी और डायरेक्शन में हो रही है, छाता हम किसी और डायरेक्शन में लगाएं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स फर्स्ट लॉ से मिलती है, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। किससे मिलती है? प्रथम नियम से। ठीक है, तो याद रखना इस पॉइंट को कि बल की परिभाषा तो हमें न्यूटन के फर्स्ट नियम से मिलती है, लेकिन बल कितना लग रहा है कितना नहीं ये हमें न्यूटन का दूसरा नियम बताता है। तो उसको हम समझते हैं। न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी समझते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली दोस्तों देखा जाए तो संवेग पर डिपेंड रहता है। संवेग यानी कि मोमेंटम। कैसे? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु की प्रारंभिक चाल u है। जब ये वस्तु यहाँ से चल के यहाँ गई, इसका मास कितना है? m है। जब यहाँ से चल के यहाँ जाएगी तो इसका समय कितना लग गया? t समय लग गया। ये इसकी प्रारंभिक गति थी और ये इसकी अंतिम गति। प्रारंभिक गति और अंतिम गति में जो परिवर्तन होता है और जितने समय में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग। संवेग को हम p से डिनोट करते हैं। संवेग का फॉर्मूला देखा जाए दोस्तों आपको पता होगा क्या फॉर्मूला है? P1 इक्वल टू ये वाला इस वस्तु के लिए है P1 इक्वल टू m इंटू यू और P2 इक्वल टू m इंटू वी। जैसा कि हमसे डेफिनेशन में बोला था, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती। संवेग में परिवर्तन कैसे होगा? P2 माइनस P1। बल के समानुपाती P2 माइनस P1 बटे T। P2 की जगह हमने P2 की वैल्यू रखी, माइनस लगाया। P1 की जगह हमने P1 की वैल्यू रखी, माइनस लगाया। सॉरी, अब माइनस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया? F समानुपाती V माइनस यू अपॉन T।
समानुपाती का साइन हटाएंगे तो के एक कांस्टेंट आ जाता है, हालांकि के की वैल्यू होती है, ठीक है। एम ए, अब ये कहाँ से आ गया? आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ाया था कि जो हमारा त्वरण होता है एक्सेलरेशन, वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो v माइनस यू अपॉन टी, इसकी जगह पे हमने ए रख दिया, तो F इक्वल टू क्या मिल गया? एम ए। तो दोस्तों ये हमारा बल का फॉर्मूला होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ऊपर हमने देखा था कि न्यूटन के फर्स्ट नियम से हमें क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के सेकंड नियम से हमें उसका फॉर्मूला और बल कितना लगाया गया वो पता चलता है। लिखा भी है बल कितना लगेगा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के और फर्स्ट लॉ के बारे में आप समझ गए होंगे। अब न्यूटन का हम थर्ड लॉ समझते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना कि हम बल लगाएं और उतना ही बल उतनी दिशा में वो वस्तु हम पे लगाएं, वही तो हमारा न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। मान लो किसी दीवार को हमने धक्का मारा, तो देखो हम पीछे की ओर जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने जितना बल दीवार पे लगाया उतना ही बल दीवार ने हम पे लगाया। क्या कह रहा है? दीवार को धक्का मारने पर पीछे को धक्का लगना, पुश बैक अगेंस्ट वॉल। दीवार को धक्का देखो हम मारते हैं तो देखो तो उतनी ही पीछे से धक्का हमें लगता है ना। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम, यानी क्रिया के विपरीत परंतु बराबर प्रतिक्रिया बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उधर से दीवार हम पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अगर दीवार पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी बदले में हम कितना लगाएगी? 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। अगला है हमारा नदी या तालाब में तैरना। आपने देखा होगा हम जब स्विमिंग करते हैं, चाहे स्विमिंग कहीं पे भी करें, स्विमिंग इन रिवर, पॉन्ड या स्विमिंग पूल या कोई सी वगैरह कहीं पे भी करें, तो देखते हो हम जितना फोर्स पीछे की ओर लगाते हैं उतना ही हम आगे जाते हैं। अगर हम फोर्स लगाना बंद कर दें तो देखते हो वहीं रुक जाते हैं और डूबना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो जितना फोर्स हम लगाएंगे उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स और उसी डायरेक्शन में लगता है। ऐसा तो है नहीं कि हम पीछे की ओर लगाते हैं तो आगे ना जाए बगल पे चले जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। जितना फोर्स हम लगाते हैं पीछे की तरफ उतना ही फोर्स आगे की तरफ जाता है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता था। अगला एग्जाम्पल और देखो, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। बंदूक आपने देखी होगी सभी लोगों ने, जब बंदूक को चलाया जाता है तो उसका जो बट होता है उसको कहाँ लगाया जाता है? कंधे पर। क्यों? क्योंकि गोली जितनी स्पीड से आगे जाएगी उतनी ही स्पीड से बंदूक पीछे होती और जाती है। अगर हम बट नहीं लगाएंगे अपने शोल्डर से, कंधे से, तो क्या होगा? हम गिर जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अपने कंधे से लगा लें ताकि सपोर्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों। गन रिकॉल और भी इसका एग्जाम्पल है रॉकेट का उड़ना। तो आपने देखा होगा रॉकेट जब उड़ती है तो कितना फोर्स लगाती है पीछे, उतना ही फोर्स उसका आगे लगता है कि नहीं? देखते हो आप उसके पीछे से आग जलती है, आग निकलती है। हम आगे पढ़ेंगे रॉकेट के बारे में भी अच्छे से डीपली से कि रॉकेट उड़ती है तो कैसे उड़ पाती है, हेलीकॉप्टर उड़ता है तो कैसे उड़ पाता है, कोई जहाज़ उड़ता है तो कैसे उड़ पाता है ना। तो आप हमारे साथ बने रहना और थोड़ी सी मदद करते रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो बस। ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण पर आधारित है। थर्ड लॉ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि न्यूटन के लॉ के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कि बल क्या होता है। हमने यहाँ पे देखा कि बल की परिभाषा तो हमें न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है और बल का जो कितना बल आरोपित होगा वो न्यूटन के सेकंड नियम से। अगले वीडियो में दोस्तों हम
बल के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। तो दोस्तों बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका अजय सिंह, धन्यवाद।